हेलो दोस्तों। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अलग अलग टाइप्स यानी क्लासिफिकेशन ऑफ विंड टर्बाइन पावर प्लांट्स एंड कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज जो विंड से और विंड टर्बाइन पावर प्लांट से रिलेटेड है, जो हमें उनके डीप स्टडी करने से पहले पता होनी चाहिए। तो इस बार हम अपने उस लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं और इस बार हम अलग अलग टाइप ऑफ विंड टर्बाइंस को देखने वाले हैं। यानी लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन देखा था और इस बार हम डिटेल में टाइप्स देखने वाले हैं। तो बेसिकली मैं उसको कुछ इस ऑर्डर में करने वाला हूँ कि पास्ट से लेकर फ्यूचर तक का जो सफ़र है वो आपको को पता चले। बाकी जनरली बुक्स में क्या किया जाता है कि बुक्स में दो ग्रुप पार्ट दिए गए हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन और वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन, उनको रैंडमली समझाया गया है। पर मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मैं उन्हें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपको बताता रहूँगा, पर उन्हें हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे कि पास्ट में कैसे विंड टर्बाइंस थे, अभी कैसे हैं और फ्यूचर का क्या स्कोप है। जी हाँ, सही सुना आपने। हम ये भी देखने वाले कि फ्यूचर में विंड टर्बाइंस का क्या स्कोप है। तो सबसे पहला और सबसे पुराना वो है डच टाइप विंड टर्बाइन, जो डच के लोगों ने आटे पीसने के लिए, पंप चलाने के लिए या फिर कारपेंट्री मशीन टूल्स चलाने के लिए यूज़ करते थे। तो आपने अब ये फ़ोटो देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आपने कई बार इस विंड टर्बाइन को देखा है और कार्टून्स के अंदर, मूवीज़ के अंदर जब भी कोई पुराना गाँव का सीन होता है उसके अंदर आप ये बहुत कॉमनली देख सकते हैं। तो इसको देखकर आप इतना बता सकते हैं कि इसकी जो ब्लेड्स है वो चार होती है। लकड़े से एक नेट टाइप की पैटर्न बनाकर उन्हें जोड़ा जाता है और ये जो नेट टाइप की पैटर्न बनती है इसे हम सेल कहते हैं। और बाद में इस अरेंजमेंट को रोटर से जोड़कर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे का पार्ट है इतना पूरा, वो ईंटों से बना हुआ है। तो इस ईंट के स्ट्रक्चर को टावर कहते हैं और टावर के अंदर दो एंड होते हैं जहाँ पर हम बेरिंग फिट करते हैं और इन दोनों बेरिंग्स के अंदर हम अपने मेन शाफ्ट को फिट करते हैं जो पूरे ब्लेड्स को घूमता है। और उस मेन शाफ्ट से जो पावर मिलती है उसे हम बेल्ट ड्राइव की मदद से किसी भी मशीनरी को चलाने के लिए यूज़ करते थे। और स्टार्टिंग में जब ये टरबाइन बना था तब ये ईंटों के स्ट्रक्चर पे इस तरह बनाया जाता था कि एकदम फिक्स एक ही दिशा में फेस करके रहता था। लेकिन बाद में डेवलपमेंट होने के बाद इसके पीछे के पोर्शन पे टेल विन बना गया, जो इसको विंड डायरेक्शन के हिसाब से इसकी फेसिंग डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प कर सके। यानी जिस तरफ से विंड आएगी टरबाइन उसी तरफ फेस करके रहेगा तो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल सके। टेल विन क्या होता है उसके लिए इसी लेक्चर में मैं आपको एक स्पेशल फिगर बताऊँगा और उसका वर्किंग भी समझाऊँगा। उसके बाद आता है अमेरिकन मल्टी ब्लेड विंड टर्बाइन। तो मल्टी ब्लेड विंड टर्बाइन हमारे क्लासिफिकेशन के हिसाब से ऐसा कोई टर्बाइन जिसके अंदर 3 से ज़्यादा ब्लेड्स हो। तो बस वो सबसे पहला पॉइंट कि इसके अंदर 3 से ज़्यादा ब्लेड्स हैं। इसका बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर यानी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। हाँ, पर इसकी स्पीड कम है और रोटर की रेंज भी मीडियम है, यानी ज़्यादा बड़ा या छोटा रोटर नहीं, मीडियम साइज़ का रोटर है और कॉस्ट बहुत कम होता है। तो यहाँ पर इसका मैंने फिगर बताया है और ये भी आपने देखा होगा कि इतनी सारी ब्लेड्स लगी हुई है और पीछे कुछ पोच जैसे आप देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन फ्लैट। तो यही टेल वेन है कि विंड की डायरेक्शन के हिसाब से टरबाइन का फेस उसी डायरेक्शन में कर देता है। तो इस टरबाइन की प्रॉपर्टी ये है कि इसकी स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा है पर टिप स्पीड रेशियो बहुत ही कम है। लास्ट लेक्चर में मैंने समझा दिया था टिप स्पीड रेशियो क्या होती है। हाँ, बात करें स्टार्टिंग टॉर्क की तो इसका मतलब है कि विंड टरबाइन जब बंद कंडीशन से स्टार्ट होता है तब उसे नॉर्मल से ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपने फ्रिक्शन के लॉ को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन जब लोडिंग डायनामिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट होता है तो उसके बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है कि जहाँ पे स्टैटिक मैक्सिमम हो जाता है और उसके बाद डायनामिक में आता है फ्रिक्शन कम होते लगता है। यानी जब कोई चीज़ जस्ट मोशन को स्टार्ट करती है तब उसको मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है। इसलिए इसके अंदर जो स्टार्टिंग टॉर्क है यानी जस्ट स्टार्ट होता है तब जो फोर्स लगाना पड़ता है उसके विंड टर्बाइन के ब्लेड पर रेडियस के हिसाब से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, तो वो बहुत ही ज़्यादा होता है और टिप स्पीड रेशियो बहुत कम होती है। और टेल विन की वजह से इसको 0 से लेकर 360 डिग्री तक किसी भी एंगल पर इजीली रोटेट किया जा सकता है इसके हेड को, ताकि हर दिशा से विंड की तरफ इसको फेस किया जा सके और मैक्सिमम एफिशिएंसी ले सके। टेल वेन भी कह सकते हैं, विंड वेन भी कह सकते हैं। इसका मेन काम यही है कि विंड की डायरेक्शन चेंज होने पर जो हमारे विंड टरबाइन का
हेड है यानी पूरा ऊपर का जो पोर्शन है हॉरिजेंटल वाला, ये वाला पोर्शन, इस पूरे पोर्शन को विंड की दिशा में अलाइन कर दिया जाए। उसके लिए इसका मेन काम है, जो धीरे धीरे डच टाइप विंड टर्बाइन के मॉडिफिकेशन के बाद सभी विंड टर्बाइंस में इस फीचर को डाले जाना गया कि जैसे जैसे विंड की दिशा चेंज हो उस तरफ से हमारा विंड टर्बाइन भी उस दिशा में फेस करे और उससे मैक्सिमम, यानी कभी भी विंड टर्बाइन के ब्लेड से नॉर्मल जब विंड आए इस तरफ फ्रंट फेसिंग, तब हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। इसलिए ये फैसिलिटी हर विंड टर्बाइन में डाली गई और इसमें 60 से 80 आरपीएम की स्पीड मिलती थी और 20% वर्क एफिशिएंसी मिलती थी। और इतनी कम एफिशिएंसी होने की वजह से इसका सिर्फ वाटर पंपिंग के लिए यूज़ किया जाता था। अमेरिकन विंड टाइप टर्बाइंस के बाद हमारे पास आए फैन टाइप टर्बाइन। जी हाँ, सही सुना, फैन टाइप। तो इसके नाम से ही आपको सिंपल पता चल जाएगा कि 3 या 4 पंखुड़ियाँ होती है जिनका शेप कुछ फैन के पंखों की तरह होता है। तो उसकी फिगर आप देख सकते हैं यहाँ पे बाजू में, इसके अंदर 5 ब्लेड्स हैं और इसका कंस्ट्रक्शन आप ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा कि पंखे, आपके घर में जो फ़ैन है उसके ही पंख की तरह इसका कुछ ब्लेड्स दिख रही है, डिज़ाइन वाली, मस्त है ना। पर ये थोड़ी सी अलग है क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही लाइट मटेरियल या आयरन एलॉय या एल्यूमिनियम एलॉय की मदद से एक फ्रेम बनाई जाती है, स्क्वायर फ्रेम। ये वाला जो आप पोर्शन देखते रहे हैं इसकी एक बॉर्डर होती है, उसको हम फ्रेम कहते हैं। और उन फ्रेम्स के ऊपर किसी कपड़े को या कैनवास को लपेटा जाता है और हमारी फैन टाइप टरबाइन की ब्लेड बनाई जाती है। इनके भी हेड को विंड की डायरेक्शन में हम किसी भी तरफ रोटेट कर सकते हैं दूसरे टरबाइंस की तरह। और इनके अंदर पावर आउटपुट बहुत ही कम आता है, इसलिए ये भी सिर्फ वाटर पंपिंग के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। आपको इसके अंदर एक ये बात खास याद रखनी है कि इसके अंदर ये जो ब्लेड्स हैं, सारी की सारी ब्लेड्स, वो सब किसी एक एंगल पे सेट है। एंगल मतलब ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल नहीं। एंगल मतलब आप इसको जब टॉप व्यू से देखेंगे तब ये ब्लेड्स का कुछ एंगल हो, जैसे जिस तरह पंखे के ब्लेड्स एकदम स्ट्रेट नहीं होते, ज़रा से टिल्ट किए होते, उसी तरह ये सब भी कुछ टिल्ट किए गए हैं। और इसी तरह एंगल पर रखने की वजह से ये विंड टरबाइन विंड की एनर्जी को कन्वर्ट रोटरी मोशन में कर सकते हैं। फैन टाइप के बाद आता है अब सेल टाइप। तो अगर आपने डच टाइप विंड टरबाइन पावर प्लांट में ज़रा सा ध्यान दिया हो तो वहाँ पे मैंने लिखा था कि ब्लेड के बाजू में ब्रैकेट में सेल भी लिखा था, तो यानी ब्लेड्स को सेल भी कहते हैं। पर अगर मैं ज़्यादा स्पेसिफिकली कहूँ तो सेल शब्द आया कहाँ से, तो आपने कभी पुराने ज़माने की नाव देखी होगी तो उसके ऊपर कुछ कपड़ा बंधा रहता था, कुछ ट्रायंगल शेप का, जिसके अंदर हवा लगती थी और पूरी नाव को उस हवा की वजह से आगे मोशन मिलता था। तो उस जो कपड़े, वो जो कपड़ा था ट्रायंगल शेप का जो नाव को आगे धक्का देता था, उसको हम सेल कहते थे। उसके ऊपर से आया सेल टाइप विंड टरबाइन। तो सेल टाइप विंड टरबाइन के अंदर लाइट मेटल की एक फ्रेम बनाई जाती है जिसके ऊपर नाइलॉन, पॉलिस्टर या प्लास्टिक कोटिंग वाले मटेरियल्स को वुड या लाइट मेटल की फ्रेम पे चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल फोटो बता रहा हूँ सेल टाइप विंड टरबाइन की, जिसमें आप देख सकते हैं कि सफ़ेद रंग के कपड़े से 12 ब्लेड्स जॉइंट की गई है और वो रोटरी मोशन, विंड की एनर्जी को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर रही है। तो इसके अंदर 4, 8 या 12 एरोडायनेमिकली डिज़ाइन सेल एक प्रॉपर एंगल पे इंक्लिनेशन करके बनाए गए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी ब्लेड स्ट्रेट नहीं है, वो ज़रा से आगे पीछे है। तो ये इसका मतलब यही है सिंपल कि ये किसी एंगल पर है। और एरोडायनेमिक डिज़ाइन का मतलब यही है कि इनका शेप अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से उनको ज़रा सा ट्विस्ट दिया गया है, यानी वो फ्लैट नहीं है एंगल पूरा डायरेक्ट, यानी पहले एंगल ज़्यादा है बाद में धीरे धीरे एंगल कम होता जा रहा है, इसे हम कहते हैं ट्विस्ट। तो इसे ये भी एरोडायनेमिक का एक पार्ट है कि एरोडायनेमिकली डिज़ाइन इन किया गया है इन सेल्स को और प्रॉपर एंगल पे रखा गया ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी हम ले सकें वेट की। और ये भी 60 से 80 आरपीएम तक की घूमते हैं और वाटर पंपिंग और स्मॉल स्केल पावर जनरेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अभी तक हमने जितने भी टरबाइन देखे थे वो सब वाटर पंपिंग, फ्लोर मिल चलाने के या कारपेंट्री टूल्स चलाने के काम आते थे, पर ये वाला स्मॉल स्केल पावर प्रोडक्शन के भी काम आ सकता है। उसके बाद आते हैं प्रोपेलर टाइप विंड टरबाइन। तो ये हमारे आजकल आप जो कभी भी रेलवे में सफ़र करते हुए या आज जो आप जितने भी विंड टरबाइन देखते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाले, जी हाँ, अभी तक हम जितने भी देख रहे थे वो सब हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन थे, आपने नोटिस किए हो तो अभी मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि आज के मॉडर्न हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन जो हम देखते हैं वो सब प्रोपेलर टाइप विंड टरबाइन है कि जिनके अंदर वाइड स्केल पावर जनरेशन के लिए एरोडायनेमिकली डिज़ाइन प्रोपल्शन ब्लेड्स होती है। ये ब्लेड्स का शेप कुछ ऐसा होता है कि ये प्रोपल्शन के लिए भी काम लगती है और उनको एरोडायनेमिक डिज़ाइन करके हम पावर प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं।
तो इंडिया के अंदर डी विंड, सुजलॉन, एनरकॉन, विंड विन एक्सेट्रा जैसी कंपनी है जो 1, 2 और 3 ब्लेड के विंड टर्बाइंस को बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। और ये हमारे मॉडर्न हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन है जिनके अंदर कंप्यूटर कंट्रोल होता है कि जिससे टेल वेन की ज़रूरत नहीं पड़ती और बिना टेल वेन के ही जिस डायरेक्शन में विंड आए उस डायरेक्शन में अपना हेड ये घुमा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछली बार कहा था कि बहुत सारी कंपनियां जो 1 ब्लेड, 2 ब्लेड और 3 ब्लेड विंड टर्बाइन बनाती है, लेकिन अब असली क्वेश्चन ये आता है कि आखिर हमें विंड टर्बाइन के अंदर कितनी ब्लेड होनी चाहिए तो हमें सबसे बेस्ट पावर आउटपुट मिलेगा, यानी ऑप्टिमम नंबर ऑफ ब्लेड्स क्या है, सबसे बेस्ट नंबर ऑफ ब्लेड क्या है जो हमारे विंड टर्बाइन में होनी चाहिए। तो एक बात उसको समझने से पहले आपको याद रखनी है कि आपकी ब्लेड जितनी कम होगी उतना आपको ड्रैग रेजिस्टेंस कम लगेगा और आपका आउटपुट उतना अच्छा मिलेगा, यानी ब्लेड्स आपको मिनिमम रखनी है तब जाके आपको बेस्ट एफिशिएंसी मिल सकती है। तो आपको इतना सा याद रखना है कि मैंने कहा था कि कभी भी विंड एनर्जी जब कन्वर्ट होती है तो दो फोर्स में सेपरेट आउट होती है, लिफ्ट फोर्स और ड्रैग फोर्स। तो हमें लिफ्ट फोर्स की ज़रूरत पड़ती है विंड टर्बाइन को घुमाने के लिए, जो जितनी ब्लेड हो उस पर इफेक्ट करता है, पर अगर ड्रैग फोर्स मेरा बढ़ गया तो वो लिफ्ट फोर्स को रेजिस्ट करता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने ड्रैग रेजिस्टेंस, कि ऐसा फोर्स जो ड्रैग फोर्स की वजह से है और हमारे विंड टर्बाइन के मोशन को रेजिस्ट कर रहा है, यानी पावर आउटपुट में कुछ फ्रिक्शन दे रहा है, तो उसके लिए मुझे ब्लेड्स मिनिमम रखनी पड़ती है। तो अब हम 1 ब्लेड, तो हम सोचते हैं कि चलो 1 ब्लेड रखते हैं तो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ब्लेड है और यहाँ पे मैंने उसको काउंटर वेट दिया है बैलेंस करने के लिए, तो घड़ी की सुई जैसा आपको ज़रा सा दिख रहा होगा। लेकिन 1 ब्लेड में इतना हमें एफिशिएंसी नहीं मिल सकती, क्योंकि चाहे मैं कितना भी उसके पीछे के भाग में वजन लगा दूँ लेकिन उसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल पड़ता था, क्योंकि एक ब्लेड घूमती है तो उसको अपोजिट साइड में उतना ही वजन होना चाहिए तब जाके वो बैलेंस होती है। तो इसलिए हम 1 ब्लेड का इस्तेमाल कहीं नहीं करते। तो अब हम जाते हैं 2 ब्लेड टर्बाइंस पर। तो 2 ब्लेड में तो हमारी बैलेंस की प्रॉब्लम आती नहीं क्योंकि दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देती है, लेकिन एक नई प्रॉब्लम आती है जिसको कहते हैं जायरोस्कोपिक प्रेसिशन। तो आपने कभी बचपन में लट्टू चलाए हों, तो लट्टू जब स्टार्ट होता है और जब रुकने वाला होता है तब आपने देखा वो ज़रा सा डांस जैसा करने लगता है, कि एक स्ट्रेट पोजीशन नहीं रहता पर वो ज़रा सा हिलने डुलने लगता है। तो उसी तरह जब कोई चीज़ परफेक्टली बैलेंस हो तो जब वो स्टार्ट हो रही हो या बंद हो रही हो तो उसमें अंदर कुछ वॉबलिंग आती है और वो वॉबलिंग बहुत ही डेंजरस होती है, ब्लेड्स को तोड़ सकती है, इसलिए हम 2 ब्लेड का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए लास्ट हम आए 3 ब्लेड पर, कि जिसके अंदर वॉबलिंग होने से जो एक एक्स्ट्रा ब्लेड है वो रोक देती थी, इसलिए वॉबलिंग नहीं हो पाती थी, जायरोस्कोपिक प्रेशर नहीं आता था और ड्रैग रेजिस्टेंस भी 4 ब्लेड या 5 ब्लेड से कम ही लगता था, इसलिए ये बेस्ट ऑप्शन मानकर हम 3 ब्लेड टर्बाइंस को यूज़ करते हैं आज की डेली लाइफ में। अब हम देखने वाले हैं वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइंस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइंस अभी प्रेजेंट के पूरे हो गए हैं और हम अभी भी प्रेजेंट डेज के वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइंस की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला है सेवोनियस विंड टर्बाइन। तो मैंने कहा जैसे कि ये वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन है, तो किसी भी वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन को हम पेनीमोन्स भी कह सकते हैं। पेनीमोन्स का मतलब होता है ऑल विंड, यानी वो हर डायरेक्शन से आने वाली विंड से चल सकते हैं, इसलिए इसके अंदर किसी भी यॉ कंट्रोल मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर तरफ से विंड इनको चला सकती है, तो इनके अंदर कोई ऐसा स्पेशल मैकेनिज्म देने की ज़रूरत नहीं है जो इनको विंड से नॉर्मल डायरेक्शन में सेट करना पड़े, ऐसा कोई ज़रूरत इसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सेवोनियस एक्सिस विंड टर्बाइन की एक फिगर दी है जिसके अंदर एक टावर सेटअप किया है, उसके ऊपर एक पतला रोटर शाफ्ट है और रोटर शाफ्ट के आगे और पीछे के साइड में 2 हेमिस्फेरिकल हेलिकल शेप के सिलिंड्रिकल ड्रम्स वहाँ पे लगाए वेल्डिंग किए गए हैं। तो बेसिकली हम 2 या 4 हेमिस्फेरिकल ड्रम्स को भी वेल्ड कर सकते हैं और यहाँ पे मैंने अरेंजमेंट का फोटो भी दिया है कि किस तरह से हम वेल्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर दिया है उसका पहला केस ये वाला है, ड्रैग टाइप सेवोनियस, और अगर 4 ज्वाइंट करने तो मल्टी ब्लेड टाइप भी है और स्प्लिट सेवोनियस भी है। तो ये 3 अरेंजमेंट से हम सेवोनियस विंड टर्बाइन की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं ब्लेड्स का। लेकिन एक बात याद रखनी है कि कभी भी जो उसका बेस यानी नीचे वाला एंड होता है वो किसी ग्राउंड पर या प्लेटफॉर्म पर होता है और उसी ग्राउंड और प्लेटफॉर्म पर जनरेटर और गियर बॉक्स को लगाया जाता है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन में जो हमारे पूरी कंस्ट्रक्शन है वो एक टावर के ऊपर होती है, लेकिन वर्टिकल एक्सिस में ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस में जो रोटर है वो वर्टिकल है और उसको हम ज़मीन पे ही गियर बॉक्स से जनरेटर के साथ जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हमारा उतना टावर का खर्चा बच जाता है।
इसलिए वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइंस को बहुत ही प्रेफरेंस दी गई है। अब टावर क्या होता है, इसके लिए भी अगला लेक्चर मैंने रखा है कि उसमें टावर को, रोटर को, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन के पार्ट्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि किसी भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन के अंदर टावर होना कंपलसरी है, लेकिन वर्टिकल एक्सिस में टावर नहीं हो तो भी चलता है, क्योंकि उनका जो वर्टिकल रोटर शाफ्ट है वही टावर की तरह काम करता है। और टावर ना होने की वजह से ग्राउंड पे ही वो जनरेटर और गियर बॉक्स रहते हैं, जिनको मेंटेनेंस करना हो तो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और अगर वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन का जो रोटर है उसकी लंबाई बहुत ही ज़्यादा हो, यहाँ पे मैंने बहुत ही शॉर्ट लेंथ ली है क्योंकि उसके बेसिकली सिर्फ इतनी ही लेंथ है, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा लेंथ हो तो उसका जो ऊपर का पोर्शन है वहाँ पर हम केबल्स की मदद से उसको सपोर्ट कर देते हैं, ताकि वो एक फिक्स पोजीशन में रहे और विंड लोड की वजह से टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो इसका वर्किंग कैसा है, तो सिंपल हम समझ सकते हैं कि विंड इन ओपन गैप से अंदर जाती है और इसके अंदर ये जो आप शेप देख रहे हैं एस, उसके पाथ को फॉलो करती है। उस पाथ को फॉलो करने की वजह से वो कंटिन्यूसली अपना पाथ ट्रेस करती है और वहाँ से बाहर निकलती है। लेकिन जब वो इस पाथ को फॉलो करती है तब इन ब्लेड्स पर एक ड्रैग फोर्स लगता है। जी हाँ, सही सुने, ड्रैग फोर्स। यहाँ पे हमारे वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइंस ड्रैग फोर्स की वजह से चलते हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन लिफ्ट फोर्स की वजह से चलते हैं। तो ये भी एक उनका बेसिक डिफरेंस है कि कोई भी VAWT ड्रैग फोर्स से चलता है, जबकि HAWT यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन वो लिफ्ट फोर्स से चलते हैं। तो जैसे ही एक बार हमारा ड्रैग फोर्स विंड एनर्जी से ड्रैग फोर्स मिल गया है तो ड्रैग फोर्स हमारे रोटर्स को रोटेट करेगा और रोटर के रोटेट होते ही जनरेटर रोटेट होगा और हमें मैकेनिकल का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन डायरेक्टली मिल जाएगा। इसके अंदर हमें ये कैरेक्टरिस्टिक देखने मिलता है कि इसकी RPM बहुत ही कम होती है लेकिन टॉर्क बहुत ही अच्छा होता है। और लास्ट के इसको पंपिंग करने के लिए, फ्लोर मिल्स चलाने के लिए और बैटरी चार्ज करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन में हमने सेवोनियस देखा है, तो सेवोनियस के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज में है कि उसके अंदर किसी भी यॉ कंट्रोल की ज़रूरत नहीं। ये एक बेसिक किसी भी वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन के लिए है कि किसी भी वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन को यॉ कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि उसके अंदर सब डायरेक्शन से विंड उसको चला सकती है, तो यॉ मैकेनिज्म की कोई ज़रूरत नहीं। और बहुत ही अच्छी टॉर्क देता है कम स्पीड्स पर भी, क्योंकि गियर बॉक्स और जनरेटर ज़मीन पर ही है तो उसका मेंटेनेंस करने के लिए उनको एक्सेस करना बहुत ही ईजी है। उनके अंदर मैकेनिकल लॉसेस बहुत कम होते हैं। सिंपल और लाइट वेट कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि टावर नहीं है तो वजन डायरेक्टली आधे से भी कम हो गया हॉरिजॉन्टल के कंपैरिजन में। ब्रेकिंग सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हाई स्पीड पर ये टरबाइन अपने आप रुक जाते हैं, हाई स्पीड पर चल ही नहीं पाते, इसलिए इनके अंदर ब्रेकिंग सिस्टम अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब डिसएडवांटेजेस में हम देखते हैं सबसे पहला कि लो एफिशिएंसी बहुत कम है ऐसे टरबाइंस की। इनको बेयरिंग सपोर्ट करने के लिए, यानी अगर मेरे जो रोटर के शाफ्ट बहुत ही लंबी है, बहुत वजन वाली है, तो उसको सपोर्ट करने के जो मेरे को बेयरिंग देनी पड़ेगी ग्राउंड पे, तो जैसे जैसे मेरी लेंथ बढ़ती जाएगी मेरे को बेयरिंग उतनी बड़ी यूज़ करनी पड़ेगी और फ्लोर स्पेस एरिया मेरा उतना ज़्यादा लेती रहेगी वो। बाद में साइक्लोन्स की वजह से इजीली डैमेज हो जाती है ये। और हाई एल्टीट्यूड पर जो विंड है उसका एडवांटेज इस टरबाइन में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जैसे मैंने समझाया कि इसकी लेंथ बहुत ही ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि हमें अगर इसकी लेंथ बढ़ानी है तो उतना हमें फ्लोर स्पेस एरिया भी बढ़ाना पड़ेगा, उतना खर्चा भी करना पड़ेगा। तो इसका मेन जो पर्पज़ था सस्ता बनाने के लिए वो हम फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको ज़्यादा हाइट नहीं दे सकते और ज़्यादा हाइट नहीं है, इसी वजह से जो हाई एल्टीट्यूड पर विंड से हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। और सेम पावर आउटपुट के लिए इसका साइज़ हॉरिजॉन्टल से भी बड़ा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन से भी बड़ा है सेम पावर आउटपुट के लिए। अब हम देखेंगे डायरियस टाइप विंड टरबाइन, जिसको साइंटिस्ट डायरियस ने 1925 में इन्वेंट किया था, और ये भी वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन है। तो इसका शेप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कुछ 3 स्ट्रिप्स को कुछ हेलिकल शेप में जोड़ा गया एक वर्टिकल रोटर के साथ। तो और इसको आप अगर और गौर से देखेंगे तो एग बीटर जैसा शेप है, यानी अंडा फोड़ने के बाद उसको जो स्टर करने के लिए हम टूल यूज़ करते हैं उसे एग बीटर कहते हैं। तो एग बीटर के जैसा शेप इसका होता है, और इस शेप को बनाया जाता है लाइट वेट एरोफॉइल स्ट्रिप्स को, जिनको दोनों एंड्स पर जॉइन किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों एंड्स पर जॉइन किया गया है।
और ये भी एरोफॉयल शेप है, यानी एरोडायनेमिक्स भी यहाँ पे वापस पिक्चर में आता है। और इनकी टिप स्पीड रेशियो बहुत ही हाई है, और एकदम स्लो स्पीड विंड में भी ये हाई टिप स्पीड रेशियो दे सकते हैं, यानी बहुत ही स्लो स्पीड विंड हो फिर भी ये एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डायरियस के कुछ अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट्स बताई है कि जैसा आप फिगर में ऊपर देख रहे थे वो हेलिकल टाइप था, बाद में सिंपल स्ट्रेट हो तो हेच टाइप भी आता है, और एक ओरिजिनल डायरियस जो एक टाइप बीटर था उसका ओरिजिनल शेप भी आता है, जो आज यूज़ नहीं होता, आजकल हेलिकल टाइप यूज़ होता है। और इसके अंदर स्लो विंड स्पीड्स पे भी बहुत ही हाई आरपीएम हम ले सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम मिलती है। आप ऐसा याद रख सकते हैं कि कभी भी विंड स्पीड अगर हमें ज़्यादा मिलती हो आरपीएम तो टॉर्क कम आती है, अगर टॉर्क ज़्यादा मिलती हो तो स्पीड कम आती है, दोनों बातें एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम चाहें कि प्रॉब्लम कौन सी, प्रॉब्लम यही कि टॉर्क बहुत कम है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने सवोनियस में देखा कि टॉर्क ज़्यादा है स्पीड कम है, तो इसकी जो वर्टिकल एक्सिस का नीचे का पोर्शन है वहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा सेवोनियस मिनी सेवोनियस टर्बाइन लगा के उसकी टॉर्क बढ़ा सकते हैं, तो इस तरह से हमारी जो प्रॉब्लम है वो कंपेंसेट हो सकती है। अब हम देख रहे हैं फ्यूचर ऑफ विंड टर्बाइंस, यानी जो अभी रिसेंटली डेवलप हुए हैं और जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाले हैं, वैसे कुछ सुपर पावर विंड टर्बाइंस, जिनमें से सबसे पहला है मैग्नस टाइप विंड टर्बाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल विंड टर्बाइन के कंपैरिजन में इसकी ब्लेड्स का शेप कुछ अलग ही है ना। तो एक्चुअली ये ब्लेड्स नहीं है, ये सिलेंडर्स है, जो सिलेंडर एक फिक्स एक्सिस के अबाउट माउंट किए गए हैं, और इन सिलेंडर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ हेलिकल ग्रूव्स भी दिए गए हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कुछ हेलिकल ग्रूव्स भी दिए हैं इस तरह से। तो ये हेलिकल ग्रूव्स किस लिए है, ये हेलिकल ग्रूव्स है मैग्नेस इफेक्ट को लाने के लिए। अब मैग्नेस इफेक्ट क्या होता है उसके लिए मैंने एक सिंपल फिगर बताई है यहाँ पे, कि मान लीजिए आपके पास कोई एक बॉल है जो इस तरह से रोटेट हो रही है। अब इस बॉल के सामने से एयर फ्लो आ रहा है ये डायरेक्शन से, तो ऑब्वियस बात है कि एयर फ्लो इस तरह आते आते टेंजेंशियली इस तरह जाएगा, तो इस तरह जाने से एयर फ्लो को एक कर्वेचर मिलेगा और उसको ऊपर का फोर्स लगेगा। तो ये ऊपर का फोर्स लगेगा तो उसको एक रिएक्शन मिलेगा बॉल को, जो उसे नीचे की तरफ धकेलेगा, यानी क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो बॉल अगर रोटेट हो रही है, सामने से एयर आ रही है, तो एयर को कर्वेचर दिया है, एयर को ऊपर धकेल दिया नीचे से लेकर, तो बॉल खुद नीचे जाएगी और एयर का फोर्स ऊपर जाएगी। इसको और डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बताई है एक बॉल घूमते हुए, कि जिसके अंदर कुछ आप लाइंस देख रहे हैं वो एयर करंट्स है, कि बॉल मेरी इस तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है और एयर को नीचे धकेल रही है। एयर को नीचे धकेलने की वजह से उसको एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है जो उसे ऊपर की तरफ धकेल रहा है। तो ये हमारा मैग्नेस इफेक्ट है, और इसी इफेक्ट पे हमारा मैग्नेस टाइप विंड टर्बाइन काम करता है। तो हमने देखा कि बैरल्स की जगह, ब्लेड्स की जगह पे हमने बैरल्स लगा दिए हैं वहाँ पे, और ये बैरल्स इसी बॉल की तरह घूमते हैं, और एक ही डायरेक्शन में एक साथ घूमने लगते हैं। इसकी वजह से हमारा रोटर घूमना स्टार्ट होता है, और रोटर फिर उसी तरह से जनरेटर में पावर पहुँचाता है और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है। तो इसका हम दूसरा नाम देखने जाए तो इसको साइक्लोन टर्बाइंस भी कहते हैं, जो जापान में डेवलप किए गए हैं, जो एकदम हाई स्पीड विंड्स को सस्टेन कर सकते हैं, यानी तूफान के अंदर भी ये टिकी रह सकती है, ऐसे विंड टर्बाइंस है। और इनके अंदर जो हमने ग्रूव्स देखे थे वो ग्रूव विंड को सर्कुलेट करने के लिए है, और उस ग्रूव के शेप आप बदल सकते हैं विंड की स्पीड मेंटेन करने के लिए। ये हमारे फ्यूचर में यूज़ होने वाला एक विंड टर्बाइन है। अब इसके बाद जो आ रहा है वो आपको नाम सुना हुआ लगेगा, उसका नाम है एयरबॉर्न विंड टर्बाइंस। जी हाँ, एयरबॉर्न विंड टर्बाइंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा विंड टर्बाइन हवा में उड़ रहा है, पूरा का पूरा दिख रहा है। हाँ, तो इसके अंदर बेसिकली दो टाइप होते हैं, एरोडायनेमिक टाइप और एरोस्टैटिक टाइप। अभी तक ये कमर्शियली मार्केट में अवेलेबल नहीं है, पर अभी अलास्का के अंदर एक विंड फार्म सेटअप किया गया है 2 किलोमीटर एरिया में, जहाँ पे इसकी टेस्टिंग चल रही है। तो जैसा ही आप देख सकते हैं कि मेरा विंड टर्बाइन पूरी तरह से एक हवा के गुब्बारे में ऊपर उड़ रहा है। तो मेरा जनरेटर जो है वो या तो मैं टर्बाइन के साथ ही डेल सकता हूँ या तो ग्राउंड पे भी रख सकता हूँ, दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। और इसकी मदद से मुझे जो पावर मिलती है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट की बराबरी के
पावर आउटपुट देती है, लेकिन कंडीशन यही है कि 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में अगर मैं इसको सेटअप कर दूँ तो मुझे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जितनी पावर मिल जाती है। और इसका आप सोचेंगे कि हवा में क्यों उड़ानी यहाँ के विंड टर्बाइन को, तो इसका एक ही सिंपल रीज़न है कि नॉर्मल जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन है उन सबको टावर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे टावर हट गया तो हमारा कॉस्ट 15 से 20% कॉस्ट कम हो गया, प्लस बहुत ही हाई हाइट पर है तो वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई दीवार या फिर कोई बाधा नहीं आ सकती हवा के पाथ में, तो हमें कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एयर मिलता है, जिससे हमारी एफिशिएंसी विंड टर्बाइन की बहुत ही अच्छी मिलती है। इसी कारण से एयरबोर्न विंड टर्बाइंस पे बहुत रिसर्च चल रही है, बहुत डेवलपमेंट चल रहा है, फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ऐसे तो एक बहुत ही अच्छी कहावत है इंजीनियर्स के लिए कि हम पढ़ते हैं पास्ट का और इंडस्ट्री में जाते हैं प्रेजेंट में, लेकिन इंडस्ट्री वाले एक्सपेक्ट करते हैं हमारे पास से फ्यूचर का। तो आप सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आपको फ्यूचर के 2 विंड टर्बाइन खबर पता चल गए हैं। तो किसी को एरोडायनेमिक्स में इंटरेस्ट हो या विंड टर्बाइंस में इंटरेस्ट हो तो उनके लिए ये रिसर्च करने जैसे टॉपिक्स हैं। और एक लास्ट बात कह दूँ कि एयरबोर्न विंड टर्बाइंस में सिर्फ 2 टाइप आते हैं, एरोडायनेमिक और एरोस्टैटिक। ये जो आप फिगर देख रहे हैं वो एरोस्टैटिक टाइप के हैं कि एक बार एयर में जाने के बाद एक फिक्स पोजीशन में रहते हैं। एरोडायनेमिक अभी जस्ट स्टार्ट हुए हैं कि जो जो आपने पिक्चर में देखे हो कि नाव चलाने पर लोग पीछे पैराशूट से उड़ते हैं, तो उसी तरह से टरबाइन को नाव से खींचकर हवा में उड़ाया जाता है, वो एरोडायनेमिक टाइप है। उन पे अभी जस्ट रिसर्च स्टार्ट हुई है, वो बीच एरिया पर वहीं पर हो सकता है। उसको आप स्पेशली विकीपीडिया पे सर्च करके देख सकते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू। हमारा अगला लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें।